बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, और उसके अलावा हमने बात की थी हाइड्राइड्स के बारे में। ये सब बातें हम पिछली क्लास में हम कर चुके थे। अब जो हमें इस क्लास में बात करनी है वो सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर के बारे में बात करनी है कि इनका विलायकन प्रवृत्ति किस प्रकार की है और साथ में इनकी संकुलन प्रवृत्ति, इन दो के बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। पहले बात करते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन टेंडेंसी या सॉल्वेशन बिहेवियर। सॉल्वेशन बिहेवियर, इसके बारे में बात करते हैं। देखो है क्या कि एक बात को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जब कभी भी हम किसी पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं तो आपने देखा कुछ पदार्थ पानी में घुलते हैं, कुछ नहीं घुल पाते, या किसी विलायक में घुलते हैं तो कुछ विलायक में घुल पाते हैं, कुछ नहीं घुल पाते। तो कुछ क्यों घुल जाते हैं, कुछ क्यों नहीं घुल पाते, उसको बात समझने की कोशिश करें। देखिए दो शब्द हैं, एक तो है लैटिस एनर्जी और एक है सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी इसे कहते हैं जालक ऊर्जा, ये है विलायकन ऊर्जा। ठीक है, लैटिस उनको आपस में जो बांधे रखती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है, आयंस को आपस में जो बांधे रखी है। और सॉल्वेशन एनर्जी जब किसी पदार्थ को पानी में घोला जाता है और वह घुल जाता है तो कुछ एनर्जी बाहर निकलती है जिसको हम सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। और यदि ये वाटर है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल एस्पेक्ट में उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी भी कहते हैं। यदि हम क्या लेंगे, यहाँ पर जल लेंगे तो ये हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ तक बात समझ में गई। अब यहाँ पहला केस देखिए, यदि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और सॉल्वेशन एनर्जी कम है, यदि किसी में लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और सॉल्वेशन एनर्जी कम है, हम पहला केस देख रहे हैं, तो ये इनसॉल्युबल होगा। ये जो पहला केस हमने देखा ये इनसॉल्युबल होगा, पदार्थ नहीं घुलेगा क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, उसकी जालक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि पानी में घोले जाने पर भी जो ऊर्जा निकल रही है वो इतनी नहीं है कि इसके जालक को तोड़ पाए, तो ये इनसॉल्युबल होगा। और सेकंड केस अब आपके समझ में आ गया होगा कि यदि लैटिस एनर्जी ये कम है और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है, सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये सॉल्युबल में है। पानी है, जल काम में ले रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी वरना सॉल्वेशन एनर्जी। तो अब आप बात को समझने की कोशिश करें कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जब कभी इनको जल में घोला जाता है तो ये बहुत आसानी से घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, कारण हमारे समझ में आ गया। यहाँ पर इनकी लैटिस एनर्जी कम होगी और इनकी सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत अधिक होती है, इसलिए ये जल में घुल जाते हैं आसानी से। ठीक है, अब आगे की बात समझो, ये क्यों घुल जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है उसको समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का हम जानते हैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, और लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब ये जो लिथियम है, ये मान लीजिए वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, H2O4+, ये कॉम्प्लेक्स बनता है इसके साथ में, तो वो क्या बनेगा उसको समझने की कोशिश करें। ये जो लिथियम है इसमें ये 1s2 हो गया और इसका ये 2s2 और 2p खाली पड़े, 1s और 2s से खाली पड़े, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे और इसके साथ जुड़कर ये चार कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब ये जो H2O, यह भी H2O, यह भी H2O और ये भी H2O, इसने क्या किया, इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। क्यों बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ये 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल वेकेंट है। यहाँ हम लिथियम प्लस की बात कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 2s और 2p वेकेंट पड़े हुए थे, यहाँ केवल ये लिथियम प्लस में केवल ये था, ये 1s 2s और 2p, तो इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, Li(H2O)4+। इसी प्रकार से हम और बात करते हैं, जैसे बनता है KH2O6+, ये भी बनता है। तो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2s2 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका ये 3s 3p और साथ साथ 3d भी खाली पड़ा हुआ है, ये सब खाली पड़े हुए हैं। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये 6 इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है,
और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो ये क्या बन गया KH2O6 प्लस। अब इसमें आप देखो 1S 3P और 2D, तो क्या हो गया मतलब sp3E2। यहां पर कौन सा हुआ था sp3। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, LiH2O4 की तो होगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यहां बात को फिर समझो कि लिथियम में तो 4 H2O मॉलिक्यूल जुड़े, कहां जुड़े S और P में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, और हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फल की है, ज्यामिति होती है। इसमें पोटेशियम में 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और उसकी जो ज्यामिति हो गई वो किस प्रकार की हो जाती है, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। तो हम यहाँ क्या बात हमारी समझ में आ रही है, हमारे बात ये साफ स्पष्ट समझ में आ रही है कि ये वाटर के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जल इनमें जाकर इनके जो वीकेंट ऑर्बिटल है वो इनमें जुड़ जाते हैं, और इस कारण से इनका आसानी से ये सॉल्यूशन हो जाता है। इसके और आगे की बात करते हैं। ये जो जल योजित आयन है, अब इनको बात और गहराई से समझने की कोशिश करो। होना क्या चाहिए था कि वाटर मॉलिक्यूल जैसे Li, हम बात वापस से लिखते हैं वापस, जैसे मान लीजिए Li प्लस, उसके बाद मानो हम लिखते हैं Na प्लस, फिर K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस, इनकी बात करें। इसके हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो ये 0.75 एंगस्ट्रम होती है, ये जो आयनिक रेडियाई इसकी 0.75 पिकोमीटर कह सकते हैं। इसकी जो आयनिक रेडियाई है 1.02 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आयनिक रेडियाई है 1.38 एंगस्ट्रॉम, इसकी है 1.52 एंगस्ट्रॉम, और इसके बाद इसकी है 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था वास्तव में कि इसकी ज़्यादा साइज है, बड़ी साइज है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा, इसकी जो जितनी ज़्यादा साइज उतनी कंडक्टिविटी उसकी कम होनी चाहिए। इसका कम साइज है, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। बात को फिर समझो, ये एटम में जो इसकी आयनिक साइज है, आयनिक रेडियाई ये इस ऑर्डर में बढ़ रही है। ठीक है, तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आयनिक रेडियाई जैसे जैसे आयन का साइज बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर इस प्रकार से होना चाहिए था कि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा और इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो कंडक्टिविटी ऑर्डर है वो इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो इसके एक तो कारण बताते हैं क्या है इसका। यदि हम इसकी बात करें एसोसिएटेड रेडियाई की, एसोसिएटेड रेडियाई इसकी बात करें, जल योजित, वो भी कैसी है, हाइड्रेटेड या एसोसिएटेड रेडियाई, तो उसकी हम बात करें तो यहाँ पर आ रही है ये 3.40 एंगस्ट्रम, ये 3.40 एंगस्ट्रम, 2.76 एंगस्ट्रम, 2.32 एंगस्ट्रम, 2.28 एंगस्ट्रम और ये भी 2.28 एंगस्ट्रम। ये इनकी एसोसिएटेड रेडियाई है। अब बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। है क्या कि लिथियम का बहुत छोटा आयन है, ये अपने चारों तरफ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को घेर लेता है। लगभग जो इससे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने की संभावना है वो 25 है, 24-25 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसकी जो इफेक्टिव रेडियस है, ये जो एसोसिएटेड रेडियस का मतलब क्या है, इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस या प्रभावी त्रिज्या, ये बहुत अधिक हो जाती है। बात को समझो, आपने छोटी क्लास में पढ़कर भी आए हो। जैसे मान लो लिथियम प्लस है, इससे वाटर मॉलिक्यूल कैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे ऑक्सीजन के थ्रू, इस तरह से, और ये इसका फर्स्ट हाइड्रेशन स्फीयर बन गया। तो इसके फिर वापस से एक और हाइड्रेशन स्फीयर, सेकंड हाइड्रेशन स्फीयर इस प्रकार से बन जाता है। इससे हर एक से, हर किसी से, लेकिन मैं एक दो बना रहा हूं, बाकी सबसे ये वाटर मॉलिक्यूल वापस से जुड़ जाएंगे। तो जितना छोटा कैटायन होगा उसकी सॉल्वेशन टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को वो अपनी तरफ एसोसिएट कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो है क्या कि लिथियम का वैसे तो आयनिक रेडियाई बहुत कम है, लेकिन इसकी इफेक्टिव रेडियाई या वाटर एसोसिएटेड रेडियाई वो सबसे अधिक है, 3.40 एंगस्ट्रॉम। तो लिथियम पॉजिटिव पानी में अकेला नहीं चलेगा, बल्कि बहुत सारे आयंस इसके साथ मिलकर चलेंगे, तो वो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ मिलकर चलेंगे। इस कारण से इसकी इफेक्टिव रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि इसके कंपेरिजन में सीजियम की बहुत कम है। तो जो लिथियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिथियम का H2O के साथ हमने बताया था, लिथियम H2O4 प्लस कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी रेडियस
इफेक्टिव रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाती है इन सब के कंपेरिजन में। इसके कारण से इसकी आयनिक कंडक्टिविटी या इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। जबकि सीजियम का वैसे वास्तव में देखा जाए तो आयनिक रेडियाई बहुत अधिक है, लेकिन चूंकि इसका जलयोजन कम है, इसका इफेक्टिव रेडियस कम होता है, इस कारण से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये सारी बात आप समझने की कोशिश करना। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि इफेक्टिव रेडियस इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने सीखा इनके सॉल्वेशन के बारे में, इनके हाइड्रेशन के बारे में। क्योंकि इनके एस और पी ऑर्बिटल या पोटेशियम या अन्य का केस देखें तो एस पी और डी ऑर्बिटल इनके वेकेंट होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बन जाने के कारण से ये आसानी से जल में घुल जाते हैं। एक बात जो हमने कहा हमेशा याद रखो, जब कभी भी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो पानी में घुल जाएगा या सॉल्वेंट में घुल जाएगा, और यदि सॉल्वेशन एंथैल्पी कम है, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। और तीसरी बात हमने ये इनकी रेडियस के बारे में बात की कि रेडियस तो इनकी वास्तव में आयनिक रेडियस का ऑर्डर इस प्रकार का है, लेकिन इफेक्टिव रेडियस का ऑर्डर चेंज हो जाने के कारण से, अधिक जल के अणु जुड़ जाने के कारण से इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। धन्यवाद।